आज हमने टॉपिक लिया है एजुकेशन पॉलिसीज इन कॉलोनियल पीरियड। तो ये हमने टॉपिक लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। तो ये कुछ पहले एजुकेशन के जो मेथड थे इंडिया में, तो ये उसका एक फ़ोटो है। उसके बाद जो एजुकेशन जब इसमें आ गया ब्रिटिश पीरियड में, ये आपको ऐसा एजुकेशन मिलेगा और पहले पहले एजुकेशन ऐसा दिया जाता है। तो ये देखिए सब विलायत के प्यारे लड़के और लड़कियों को कुछ सलाम लिखा है। तो यानी कि ये देखिए कपड़े भी उन्होंने कैसे पहने हैं, तो उन्होंने सारे कपड़े वेस्टर्नाइज़ तरीके से पहने हैं या अगर आपने यहाँ देखेंगे तो यहाँ इंडियन स्टाइल के कपड़े पहने हैं। तो जब ब्रिटिश ने उनका एजुकेशन इम्पार्ट यहाँ करने की स्टार्ट किया, तब उनका जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस था या वेस्टर्न उनका जो कल्चर था, वो उन्होंने इनडायरेक्टली इम्पोज़ करने की कोशिश की। तो बहुत सारे जब इंडिया में एग्ज़ैक्टली क्या था, पहले इतना फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया जाता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या जैसे ब्रिटिश आ गए और ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ने लगी इंडियन लोगों की, कि सो दैट दे कैन यूज़ द इंडियंस फॉर देयर वर्क एज़ अ लोअर ब्यूरोक्रेट। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन की। तो सबसे पहले सीनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1818 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है वो 24 जनवरी 1857 में ओपन हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ जो बॉम्बे है वो 24 जुलाई 1857 में ओपन हुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है 5 सितंबर 1857 में एस्टेब्लिश हुआ या स्टार्ट हुआ ऐसा कह सकते हैं। ये जो 3 यूनिवर्सिटी है, तो ये जो 1854 का जो एक्ट आया था, तो उसके एज़ पर अकॉर्डिंगली ये एस्टेब्लिश हो गई यूनिवर्सिटी। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है 1875 में आ गया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी 8 जनवरी 1947 में आ गया। तो ये अलग-अलग यूनिवर्सिटी जो आया है, तो ये क्या है, तो ये सारे ब्रिटिश पीरियड के हमने यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है। तो एजुकेशन पॉलिसी इन कॉलोनियल पीरियड की अगर बात करें तो इनिशियली जो था तो ओरिएंटलिस्ट एक व्यू था, मीन 2 ग्रुप थे लोगों के, एक ओरिएंटलिस्ट था और दूसरा था एंग्लिसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट लोगों को लगता था कि जो भी एजुकेशन देना चाहिए, तो वो एजुकेशन कैसे देना चाहिए? वो एजुकेशन हमें ऐसा देना चाहिए जिसकी वजह से जो भी इंडिया का जो भी कल्चर है, लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस है, जो भी ओल्ड जो ट्रेडिशन है, तो उसके एज़ पर दे उनको देना चाहिए। लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे, तो उनको ऐसा कहना था कि जो भी इंग्लिश का जो है मीडियम जो है, तो लैंग्वेज इंग्लिश जो है, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम होना चाहिए एंड जो भी वेस्टर्न जो साइंस है या वेस्टर्न लिटरेचर है, तो उनको पढ़ाया जाना चाहिए हमारे इंडियन एजुकेशन में, ऐसा एंग्लिसिस्ट लोगों का कहना था। तो एक्चुअली जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश क्यों इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट करना चाहते थे? तो टू क्रिएट अ क्लास ऑफ लो लेवल इंग्लिश स्पीकिंग ब्यूरोक्रेट एंड कंज्यूमर्स ऑफ ब्रिटिश गुड। तो धीरे-धीरे उनको लग रहा था कि अगर ये लोग अगर इंग्लिश सीख गए, तो कल्चर भी सीख जाएँगे, तो उनके लिए एक रेडीमेड कस्टमर भी जो है, वो यहाँ क्रिएट हो जाएँगे इंडिया में। तो ओरिएंटलिज़्म क्या होता है कि ओरिएंटलिज़्म जो है, वो ट्रेडिशनल कॉलेजेस पे प्रेफ़रेंस देता है एंड जो नेटिव लैंग्वेजेस में जो भी सब्जेक्ट हो और नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, तो ये ओरिएंटलिज़्म जो है, तो इसको हम कहेंगे। तो एंग्लिसिस्ट जो है, तो वो समझते थे कि इंग्लिश जो है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और जो भी चीज़ें पढ़नी है, तो वो वेस्टर्न साइंस हो, वेस्टर्न लिटरेचर हो, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। एंड ब्रिटिश जो थे, तो ब्रिटिश वाज़ नीडेड सम क्लर्क एंड ब्यूरोक्रेट फॉर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको क्या होता था कि जो भी वो यूरोप से इंग्लैंड से जो भी ये लोग लाते थे, वो उनको क्या होता था, बहुत कॉस्टली पड़ते थे इंडिया में काम करने के लिए। तो सबसे पहले जो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी एक्ट आया था, वो आया था चार्टर एक्ट 1813, तो जिसने एलोकेट किया था फंड फॉर एजुकेशन। ये सबसे पहला कायदा था ऑफिशियली, जहाँ हम कह सकते हैं कि एजुकेशन या एग्ज़ैक्टली कुछ ना कुछ शुरुआत हो गई है। तो हंटर कमीशन आया, तो हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन पे फ़ोकस करने की कोशिश की। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, जो जिसने गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश की, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ने। तो एजुकेशनल पॉलिसी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोटिवेशन एग्ज़ैक्टली ये ब्रिटिश ये सारी एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में क्यों अडॉप्ट करना चाहते थे? तो ब्रिटिश को इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे पॉलिटिकली कंट्रोल लेना था या इकोनॉमिकली उसका एक्सप्लॉइटेशन करना था, तो उसके लिए दे वांटेड टू क्रिएट मोर एंड मोर एजुकेटेड पीपल दोज़ हू कैन वर्क फॉर ब्रिटिश। तो उनको एक चीप इंडियन वर्कफ़ोर्स भी मिलने वाला था इससे,
तो जिसकी वजह से कैपेबल एम्प्लॉइज़ भी मिलने वाले थे फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और एक मार्केट भी वो क्रिएट करना चाहते थे कि जो उनका जो वेस्टर्नाइज़ जो भी गुड है, वो आसानी से यहाँ इंडिया में वो लोग वेस्टर्नाइज़ जो भी जिन्होंने भी एजुकेशन लिया है उनका इंग्लिश एजुकेशन, तो वो शायद उनको लग रहा था कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये उनके बड़े कंज्यूमर हो जाएँगे। तो एक्सक्लूजरी नेचर जो भी एजुकेशन उन्होंने दिया, तो ये मेजरली किसके लिए था, तो मेन के लिए था, यानी कि फीमेल के यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी या लिमिटेड थी, हम ऐसे कह सकते हैं। और ये जो एजुकेशन था ये सिर्फ इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम का है या इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का है, तो इसकी वजह से लो कास्ट लोगों को तो ये मिला नहीं, प्लस गरीब जो लोग हैं या मिडिल क्लास और ये उससे नीचे जो लोग हैं उनको भी ये एजुकेशन कुछ मिला नहीं है। तो जो लोअर क्लासेस जो है या रूरल पूरा पुअर लोग हैं, तो उनको तो ये एजुकेशन कभी मिल ही नहीं पाया। तो एजुकेशन वाज़ लार्जली अर्जन अर्बन सेंटर, तो अर्बन सेंटर में उन्होंने सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोलने की कोशिश की, एंड रूरल जो एरियाज़ है, तो उनको बहुत कम ही लिमिटेड रिसोर्सेस मिल पाए एज़ पर दिस एजुकेशनल पॉलिसीज़। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ उन्होंने ब्रिटिश ने इंडिया में अडॉप्ट करने की कोशिश की या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, इसकी वजह से क्या हो गया, राइज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म हो गया। तो ये प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न आइडियाज इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए, दे अवेयर हो गए, तो उनको पता लगने लगा कि जो हमारे साथ हो रहा है वो नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो इसके खिलाफ उन्होंने धीरे धीरे आवाज उठाने चालू कर दिया। तो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू क्वेश्चन colonial रूल एंड एडवोकेट फॉर ग्रेटर एटोनॉमी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को लगने लगा कि ये जो ब्रिटिश उनके साथ कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे गॉट टू नो द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न, दे गॉट टू नो द आइडियाज ऑफ यूरोप एंड अदर रेवोल्यूशन। तो इसकी वजह से उनको पता लगने लगा कि अगर हम ग्रेटर एटोनॉमी एटलीस्ट मिनिमम तो हमें मिलनी चाहिए, सो दैट दे स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर ग्रेटर एटोनॉमी। जो भी पढ़े लिखे लोग थे, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द colonial रूल। तो एजुकेशन पॉलिसी में सबसे जो पहला एक्ट आया था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो इसमें क्या किया था कि 1 लाख रुपए एनुअली इसमें एलोकेट किए थे फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद अगर 1 लाख उसको सिर्फ एनुअली मिलेगा तो वो क्या कर पाएगा इतने सारे कम रिसोर्स में। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि एक शुरुआत थी या एटलीस्ट यहाँ से कुछ ना कुछ एटलीस्ट कुछ नया होने जा रहा था इंडिया में। ओवर द पीरियड ऑफ क्या हो गया था कि तकरीबन 70 टू 80 100 इयर्स पकड़िए, तो 70 टू 80 इयर्स में कुछ भी नया नहीं हुआ था। तो इसमें दिस वाज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। एंड फॉर द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ये जो भी फंड उन्होंने एलोकेट किए थे, एंड दिस फंड वाज फॉर द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, प्रमोशन ऑफ साइंस, एनकरेजमेंट ऑफ लर्न नेटिव, जो भी लोकल यहाँ नेटिव्स जो लर्न नेटिव्स है, तो जो ब्रिटिश टेरिटोरी में है, तो उनको एग्जैक्टली एनकरेज करने के लिए पैसा एलोकेट करने की कोशिश की गई थी। बट आप भी देख सकते हैं 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर टोटल इंडिया, इट वाज नथिंग। तो इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द स्टेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर एजुकेशन इन इंडिया। हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से एक शुरुआत हो गई कि गवर्नमेंट जो है उसने रिस्पांसिबिलिटी ले लिया था एजुकेशन का इन इंडिया में। तो ये एक लीगल बेसिस भी था, इसके पहले कोई लीगल बेसिस नहीं था टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट गवर्नमेंट से मांगने के लिए कुछ नहीं था। इट डिड नॉट स्पेसिफाई द मेथड, इसने इस चार्टर एक्ट ने कुछ मेथड या नहीं दिया था कि ये कैसे गोल अचीव करने वाले हैं। बट ठीक है, कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो गई थी। तो एक्ट आल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी, इस एक्ट ने क्या किया था, क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए या उनके जो भी थॉट प्रोसेस है उनको स्प्रेड करने के लिए परमिशन दी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, दे इंट्रोड्यूस वेस्टर्न साइंस एंड वेस्टर्न लिटरेचर टू द इंडियन पीपल। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर एजुकेशनल पॉलिसी, यानी कि इसके बाद जो भी पॉलिसीज आ गई एजुकेशनल रिलेटेड या रिफॉर्म आ गए, तो इसका ये ग्राउंड वर्क बन गया। चार्टर एक्ट 1813 हम ऐसे कह सकते हैं। तो वेस्टर्न जो साइंटिफिक नॉलेज है या मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, तो ये सारा इंट्रोड्यूस किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में। तो यानी कि एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत हो गई थी चार्टर एक्ट 1830 के वजह से। तो इट फास्टर द ग्रोथ ऑफ न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, और यही जो न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन्होंने एग्जैक्टली फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत जम के काम किया, जिसकी वजह से आज हम आसानी से मैं आपसे आसानी से बात कर रहा हूँ, आप भी आसानी से ये सुन रहे हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी में मैक्यूली मिनट जो है 1835 में आया था। तो ये प्रेज़ेंट किया गया था मैक्यूली मिनट, ये प्रेज़ेंट किया था थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, 2 फरवरी 1835 में ये इन्होंने प्रेज़ेंट किया था। इसमें क्या लिखा था कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का होना चाहिए, वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर जो है इंडिया में ये
टू सम एक्सटेंट देना चाहिए। एंड इट रिजल्ट द ऑनगोइंग डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। तो कंफ्यूजन था कि को किस लैंग्वेज में देना चाहिए एजुकेशन या क्या देना चाहिए। तो इसके ऊपर मैकेली जो मिनट है या मैकेली का जो भी रिपोर्ट था या रिकमेंडेशन था, तो इसने क्या हो गया किया, ये रिजॉल्व कर दिया इशू। तो इसमें क्या हो गया कि इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश को डोमिनेंट लैंग्वेज बोला गया है कि जो भी हायर एजुकेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, वो इंग्लिश में होना चाहिए। इसके ऊपर जोर दिया गया मैक्यूले द्वारा। तो ऑल फंड जो है एजुकेशन के, वो खास करके मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेस जो है वो यूरोपियन जो साइंस है या लिटरेचर है, तो उसको देने के लिए यूज करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फोकस किया मैकुले ने। एंड मैकेली जो है, उन्होंने कहा संस्कृत या अरेबिक जो लैंग्वेजेस है, वो उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ग्रोथ नहीं होने वाला है, और ये हिंड्रेंस भी पैदा कर रही है प्रोग्रेस में, ऐसा भी उनका कहना था। तो इसकी वजह से एक्चुअली जो मैकुले थे, उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी इंडियन जो पढ़ लिख जाएंगे, तो इंडियन बाय ब्लड रहेंगे, कलर भी इंडियन बाय कलर रहेंगे, लेकिन जो भी उनके लाइक्स रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, ओपिनियन रहेंगे, या मोरल रहेंगे, या इंटेलेक्ट या बुद्धि रहेगा, वो सारा कैसा रहेगा, तो एक इंग्लिश मैन की तरह ही रहेगा। ऐसा थॉट प्रोसेस था मैकुले का। तो इसीलिए दे वांटेड टू गिव द एजुकेशन इन इंग्लिश ओनली। एंड इसके बेसिस पे ही एक इंग्लिश फॉलोड बाय इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। तो इसके फॉलोड में क्या हो गया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में। तो उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में। तो इसको लॉर्ड बेंटिक रेजोल्यूशन ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड बेंटिक जो थे, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। तो इट एस्टेब्लिश मीडियम इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये लिखा था कि इंग्लिश जो रहेगा, तो इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज रहेगा, जो भी हायर एजुकेशन है उसमें। और डिसीजन जो भी ये एक्ट बना था, वो इट वाज बेस्ड ऑन द मैक्यूलर रिपोर्ट ऑफ 1835। तो ये इसमें लिखा गया था कि जो भी गवर्नमेंट है, तो वो सारे जो फंड है, वो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट करेगा। एंड वो सारा फंड कहाँ यूज किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में यूज किया जाएगा। यानी कि जो हम 1813 में देखा 1 लाख रुपीज रुपीज का जो भी प्रोविजन किया था, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। इसे वो एक इंग्लिश स्पीकिंग इंटरमीडिएट जो है, तो वो एग्जैक्टली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करे, या एज ए लोअर ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट बोल के काम करे इंडिया में। ऐसा ये थॉट प्रोसेस था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वो वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस को प्रमोट करना चाहते थे। एंड जो अर्लियर जो लैंग्वेज जो इंडिया में जो थी, तो वो थी संस्कृत थी, पर्शियन थी, अरेबिक थी। तो उसको उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज इन्फीरियर है और इससे कुछ ग्रोथ नहीं होने वाले। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एंड इंस्ट्रक्शन। जो ट्रेडिशनल लर्निंग थे, तो जो ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए जो भी फंड दिया जाता था एज पर द 1813 एक्ट, तो कलकत्ता मदरसा हो गया या बनारस संस्कृत कॉलेज था, तो एक तो उनका फंडिंग कम कर दिया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका फंडिंग जीरो भी कर दिया। तो वुड डिस्पैच एक्ट आया था, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। तो इसको आल्सो इट इज आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, जो चार्ल्स वुड ने बनाया था। जो चार्ल्स वुड जो थे, वो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया, यानी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। तो उनके प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने डलहौसी को लिखा था। तो डलहौसी कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे बाय दैट टाइम। तो जो वुड डिस्पैच है, इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडिया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें ये सारा आउटलाइन दिया था कि कैसे सिस्टमेटिक होगा एजुकेशन, 3 टायर पॉलिसी होगा, एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहिए। प्राइमरी जो लेवल है, वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में देना चाहिए। एंड सेकेंडरी जो लेवल है, जिसको हम 8 9 10 कह सकते हैं, तो उसको एंग्लो यानी कि इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। और जो हायर एजुकेशन है, इट हैज टू बी गिवन इन इंग्लिश, ऐसा लिखा था वुड डिस्पैच में। तो इसमें एक रिकमेंडेशन भी दिया था, रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, वुमन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। एंड जो प्रोविजन या एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड होना चाहिए फॉर द ग्रांट इन एड फॉर प्राइवेट स्कूल। जो भी प्राइवेट स्कूल है, तो उसको गवर्नमेंट ने मदद करना चाहिए, और उनको रीग्रो करने के लिए या ग्रो करने के लिए मदद करना चाहिए। और जो मैकेले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, उसको ये वुड डिस्पैच ने पूरी तरह से नकार दिया, यानी रेपुडिएट कर दिया, हम ऐसे कह सकते हैं।
उनका कहना था कि सिर्फ़ पर्टिकुलर लोगों को नहीं पढ़ाएँगे, तो सारे लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से सारे लोग अगर पढ़ लिख गए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश कैन हैव अ मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। और यूनिवर्सिटी जो है, जैसे इसके बाद यूनिवर्सिटी भी प्रेसिडेंसी टाउन में एस्टेब्लिश की गई, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास जो है, तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई एज़ पर द वुड डिस्पैच 1854। और इसने एम्फसाइज़ किया डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए टीचर को, तो उन्होंने देखा कि टीचर का जो भी क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने का और डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फंडिंग करने के बारे में भी इसमें लिखा था। तो हंटर कमीशन आया था 1882 में, तो जो भी 1854 में वुड डिस्पैच जो हुआ था, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इस कमीशन का ऑफिशियल नेम था इंडियन एजुकेशन मिशन, और इसको अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपन, जब उस टाइम के वो वाइसरॉय थे 1882 में। तो इसका एम था, तो जो प्रोग्रेस है इंडिया में, तो वो डिस्पैच ने जो भी हमें सजेशन दिया है, वो खास करके प्राइमरी एजुकेशन में एंड सेकेंडरी एजुकेशन में और रूरल एरियाज़ में हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका रिव्यू लेने के लिए ये कमीशन को एस्टेब्लिश किया था। कमीशन एस्टेब्लिश किया था बाय लॉर्ड रिपन, जो वाइसरॉय थे उस टाइम के इंडिया के, एंड इसका ऑफिशियल नाम है इंडियन एजुकेशन मिशन। तो इसके जो चेयरमैन थे, उनका नाम था विलियम हंटर, एंड रिकमेंडेशन उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको एक्सपेंड करना चाहिए थ्रू वर्नाक्युलर लैंग्वेज, यानी कि अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन को अगर ज़्यादा बढ़ाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्नाक्युलर यानी लोकल लैंग्वेज जो है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसने इंट्रोड्यूस किया था 2 टायर सेकेंडरी सिस्टम, लिटरेरी एंड वोकेशनल, यानी कि जो लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो लिटरेरी कोर्स कर सकते हैं, और जिसको मान लीजिए छोटा-मोटा काम करके काम करना चालू करना है, तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ये सिस्टम ने सजेस्ट किया था। इट एनकरेज द वुमेन एजुकेशन, तो हंटर कमीशन ने भी कहा था कि इसमें वुमेन एजुकेशन को और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, तो उनको भी ग्रांट इन एड सिस्टम देना चाहिए। नहीं, सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो इसकी वजह से अगर आप जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अगर आप जितना ग्रांट इन एड देंगे या ग्रांट देंगे, तो इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है, वो इम्प्रूव हो सकता है। एंड इट शिफ्टेड द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन लोकल बॉडीज, तो जो मैनेजमेंट है जो प्राइमरी एजुकेशन का, वो एक आइदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैंडल करेगा या म्यूनिसिपल बोर्ड जो है वो हैंडल करेगा, ऐसा इस एक्ट में इस कमीशन ने रेकमेंड किया था। तो उसके बाद एक रेलिन कमीशन आया था 1902 में, तो इसका ऑफिशियल नेम था इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902। तो एस्टेब्लिश किया था लॉर्ड कर्दन ने, एंड इसको हेड किया था थॉमस रेली ने। तो इसका एम था इस कमीशन का, टू इन्वेस्टिगेट एंड रेकमेंड रिफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। इट फोकस ऑन द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड था, उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को और उनका टीचिंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करने के लिए या उनका रिव्यू करने के लिए ये कमीशन एस्टेब्लिश किया था। एंड इसके रिकमेंडेशन पे ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 वो ये बन गया है। तो इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे रेलिंग कमीशन के? टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है हायर एजुकेशन के, तो उसको इम्प्रूव करने चाहिए, एंड क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, और जो भी सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस है, तो उनको बंद करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा था। सेंट्रल फोकस जो है वो टीचिंग पे होना चाहिए और रिसर्च पे होना चाहिए, एंड रिसर्च फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी में इम्प्रूव करनी चाहिए, ये इसमें लिखा था। एंड रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी सीनेट, तो यानी कि जो सीनेट के जो मेंबर है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव जो भी बॉडी थी यूनिवर्सिटी का, तो उस बॉडी को नंबर उन्होंने एक्चुअली कम किया था, और उसके ऊपर उन्होंने लिमिट भी लगाया था कि कितने साल तक एक सीनेट का मेंबर काम कर सकता है। एंड स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज, यानी कि अगर एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, अच्छे से एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है कि नहीं, इसके भी रिव्यू करने के प्रोविजन था इसमें। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया 1904 में, इट इज़ इनेक्टेड अंडर लॉर्ड कर्ज़न, तो लॉर्ड कर्ज़न ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इसका एम था टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम जो भी है इंडिया का, वो बेटर से बेटर कैसा कर सकता है, और रादर यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, सो दैट जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये एक एक्ट लाया था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इनके इसकी वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, एंड जो रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन टीचिंग एंड रिसर्च है, तो इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एम्फसाइज़ किया था इस एक्ट ने, एंड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भी उन्होंने स्टार्ट किए थे इस
एक्ट के द्वारा। तो एक्ट एक्ट जो था तो इंडियन नेशनलिज्म को सप्रेस करने का मेजरली इसका पर्पस था। एंड जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे रहे या यूनिवर्सिटी पे रहे, तो इसके लिए इस एक्ट ने काम किया। एंड जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी कोई पावर है या उनके रूल्स है या प्रोसीजर है, तो उसको चेंज करने का पावर गवर्नमेंट के हाथ में गया इस एक्ट के बाद। तो साइज ऑफ सीनेट जो है वो रिड्यूस किया गया, और इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनको फिर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। एंड जो जो वॉइस है लोग टीचर्स का या स्टूडेंट का, तो उनको एटलीस्ट कहीं ना कहीं दे गॉट अ चांस टू वॉइस देयर कंसर्न टू द गवर्नमेंट। जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है यूनिवर्सिटी का, उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया बाय द गवर्नमेंट। और जो भी फाइनेंशियल प्रोविजन है यूनिवर्सिटी की या रेगुलेटेड जो अफिलिएटेड जो कॉलेजेस है, तो उनका प्रोसेस को रेगुलेट करने का या उसको मॉनिटर करने का जो भी काम है, पावर है, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। तो एक्ट लार्जली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रेलिन कमीशन। तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है आया था, वो रेली कमीशन जो है 1902 में आया था, तो उसके बेसिस पे ये बनाया गया था। तो उसके बाद सैडलर कमीशन आया था 1917 में, तो उसका ऑफिशियल नेम था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी लूप होल्स है या जो भी लैकिंग्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम था टू एग्जामाइन द प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। शुरुआत में इसके लिए एस्टेब्लिश किया था, बट इवेंचुअली क्या हो गया, इन्होंने सारा रिव्यू किया एंटायर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी टू यूनिवर्सिटी लेवल इन टीचिंग एंड रिसर्च एंड इंट्रोड्यूस यूनिवर्सिटी इलेक्शन फॉर सीनेट। तो सीनेट जो है उन्होंने इलेक्शन भी स्टार्ट करवा दिया फॉर सीनेट पीपल। तो इसको चेयर किया था एमी सैडलर। एमी सैडलर जो थे वो ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे, तो एक रिकमेंडेशन था सेपरेटिंग इंटरमीडिएट क्लासेस। यानी कि पहले क्या था 11 12 के क्लासेस नहीं होते थे, यानी कि 10 के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट होता था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था 11 12 बीच में हम क्लासेस ऐड कर देंगे, so that those who don't want to go for higher studies they can study 11 12 vocational or technical courses। तो उसके बाद एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट कॉलेज, ग्रेटर अटेंशन फीमेल एजुकेशन। तो इंटरमीडिएट कॉलेज में टेक्निकल कॉलेजेस कह सकते हैं एंड वोकेशनल कॉलेजेस 11 12 स्टार्ट हो गया। एंड फीमेल एजुकेशन पे ग्रेटर अटेंशन देने के बारे में भी इस एक्ट ने बोला था। और जो टीचिंग ट्रेनिंग है उसको इम्प्रूव करने के बारे में इस एक्ट ने कमीशन ने बोला था। और ग्रेटर यूज ऑफ मदर टंग, तो इस एक्ट ने बोला था कि रादर देन इंग्लिश, अगर हम ज्यादा से ज्यादा मदर टंग में अगर पढ़ाए लोगों को, वोकेशनल एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन में हो, तो इसके बारे में इस कमीशन ने सजेस्ट किया था। तो इट हाइलाइटेड द कनेक्शन बिटवीन द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि 11 12 में जो भी अच्छा कर रहा है, तो दे कैन गो फॉर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हम कॉलेज का कह सकते हैं। एंड इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो इसके बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई इसके बाद। तो इट लेड टू सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो वोकेशनल आज जो भी हम डिप्लोमा कोर्सेज देख रहे हैं या टेक्निकल एमसीवीसी कोर्सेज देख रहे हैं या टेक्निकल या वोकेशनल कोर्सेज देख रहे हैं, तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सैडलर कमीशंस। ये इन्होंने क्या किया था, तो एक ग्राउंड वर्क रखा था फॉर करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो एजुकेशन पॉलिसी एक सार्जेंट स्कीम या प्लान आया था 1944 में। इसका ऑफिशियल नेम था रिपोर्ट ऑफ सार्जेंट कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। इसका एम क्या था, एजुकेशनल जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 के आसपास, तो उसके बाद जो भी इंडिया का एजुकेशन जो सिस्टम है, तो उसको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सो दैट ब्रिटिश कैन हैव अ मोर कंट्रोल ओवर इंडिया। तो विद दैट रेफरेंस दे एस्टेब्लिश दिस कमीशन। तो इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे, तो इनका रिकमेंडेशन था कि फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए सारे बच्चों को, जो बच्चे 6 से 11 साल तक है। और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल लिटरेसी उन्होंने अचीव करने का एम रखा था विद इन 40 ईयर्स, यानी कि इंडिया का हर एक बंदा क्या रहेगा, बंदा या बंदी एजुकेटेड या लिटरेट रहेगा। एंड टू एस्टेब्लिश बोथ एकेडमिक टेक्निकल वोकेशनल हाई स्कूल। तो इसके एक्ट द्वारा ये भी बोला गया था कि एकेडमिक कॉलेजेस होने चाहिए या टेक्निकल कॉलेजेस होने चाहिए या वोकेशनल हाई स्कूल कॉलेजेस, हाई स्कूल होने चाहिए या कॉलेजेस होने चाहिए। एंड इट एबोलिश इंटरमीडिएट कोर्सेज, यानी कि अगर मान लीजिए इसके बीच में अगर कोई अदर देन एकेडमिक टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स है, तो वो सारे इंटरमीडिएट कोर्सेज क्या करने चाहिए, तो बंद करने चाहिए।
फाउंडेशनल जो डॉक्यूमेंट है, जो अभी इंडिया का जो भी करंट एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके लिए फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट की तरह काम किया, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.